दोस्तों करीब 19 साल से एक कर्मचारी अपना नौकरी कर रहा था। जैसे उसे हर बार काम के अलावा एक और काम दे दिया जाता था, यानी कि उसके सामने एक लाश आ जाती थी और उसको दफनाना होता था। ठीक वैसे ही दिसंबर 2014 की ये बात है और उसको कहा जाता था कि ये लाश है, इसको दफनानी है और इसको दफनाने का इंतजाम करो। अब जैसे ही बात आती है, गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को देखता है और देखते ही उस लाश को रह जाता है। वो जो लाश होती है वो एक लड़की की होती है और उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। तो जैसे ही वो इसके करीब जाता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। चीख निकलने वाली बात ये थी, उसके परिवार की एक लड़की जो कि काफी दिनों से वो गायब थी और उस लड़की को हर जगह देखा गया, लेकिन वो जो लड़की थी, जब उस लड़की को वो अपनी आंखों से देखता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई गलत काम किया गया है। अब आखिरकार उसने पहले से ही वो काम करता हुआ आ रहा था और आखिरकार उसने उस लाश को भी वैसे ही वो दफना देता है जैसे ही उसने सैकड़ों लाशों को दफना दिया था। दफनाने के बाद वो सीधा घर पहुंचता है और वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना सारा सामान यहाँ से तैयार करो, वो तैयार करने के बाद हमें यहाँ से भागना है। दरअसल अब जो हुआ है, अब इससे ज्यादा हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। उसकी जो पत्नी होती है वो सारा सामान तैयार कर लेती है, बांधती है और वहां से वो चुपचाप मौका पाते ही वहां से वो निकल जाते हैं। बल्कि वो अपना प्रदेश छोड़ते हैं और दूसरे प्रदेश के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद वो लगातार ऐसी वो जगह बदल रहे थे। जब वो सोने की कोशिश करता था और जब वो जो लाशें थी वो उसके सामने आने लगती थी, वो खोदते हुए गड्ढे उसको दिखाई देने लगते। 11 साल के बाद वो लौटकर उसी जगह पर आ जाता है और उसी जगह पर आने के बाद वो कहता है कि साहब, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सीने में एक राज दफन है और मैं ये बताना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो ये राज की बात है इसको बताना शुरू करता है, उसके बाद पूरे इंडिया में हंगामा मच जाता है और हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार ये क्या है और क्या नहीं है। आज की इस कहानी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं इमरान मलिक, इस लाशों का राज क्या है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये कर्नाटक की, और वहां का एक जिला है दक्षिण कन्नड़, और वहां पर एक जगह पड़ती है धर्मस्थला गांव, और वहां पर एक व्यक्ति है जो कि दोस्तों फिलहाल नकाबपोश है, जिसने नकाब पहना हुआ है, जिसने अपना चेहरा, हाथ, पैर हो, तन का जो हर एक हिस्सा है वो उसने पूरी तरीके से ढका हुआ है। उसकी जो आंखें हैं वो केवल दिखाई देती है, लेकिन कैमरों तक उसकी नजर वहां पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो उसके चेहरे पर जो कपड़ा ढका हुआ है वो भी उसकी आंखों से थोड़ा दूर है। वो तो देख सकता है दुनिया को, लेकिन दुनिया या फिर जो कैमरे होते हैं वो उसको नहीं देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये अभी की बात है, ये जुलाई 2025 की ये शुरू की बात है। इसने दोस्तों एक पत्र लिखा ये जिले के एसपी के नाम, और पत्र लिखने के बाद में उसने कहा ये कि साहब 1995 की बात है, वो धर्मस्थला के पास एक गांव पड़ता है और वहां पर कर्नाटक का धार्मिक स्थल है जो कि बहुत ही प्रमुख है और जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनकी जो कुछ मान्यताएं होती हैं, जो मन्नतें होती हैं वो पूरी भी होती हैं। और इस मंदिर का नाम है श्री मंजुनाथ ईश्वर मंदिर, और वहां पर 1995 में उसके सफाई कर्मचारी के तौर पर उसकी नौकरी लग जाती है। और उसी मंदिर के पास में नेत्रवती नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, और ये लंबे समय से ऐसी परंपरा चलती आ रही है। उसको नदी के आसपास का जो एरिया है वो साफ सुथरा करके रखना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु कई बार हो सकता है कि सामान वगैरह फेंक कर चले जाते हैं, और इसी हिसाब से पहली बार उसके पास एक काम आता है अपने काम के अलावा कि उसे कुछ दफनाना है, यानी कि गड्ढा खोदकर उसमें कुछ दबाना है। शुरुआत में उसको बताया नहीं गया, लेकिन उसने ऐसा अंदाजा लगा लिया था कि जो लाश आई है या तो वो नदी में डूब गया या फिर उसने किसी वजह से अपनी जान दे दी होगी। और इस तरीके के जो मामले होते हैं और कई बार छिपाने की कोशिश की जाती है, तो शुरुआत में उसने ऐसे ही गड्ढा खोदा और दबा दिया, और इस तरीके से ये शुरुआत थी। और ऐसे ही साल दर साल बीतते चले जाते हैं, और वो दावा करता है उस पत्र के माध्यम से कि जितनी भी लाशें आती हैं उनमें से ज्यादातर महिलाएं और लड़कियों के साथ गंदे और घिनौने कृत्य हो रखे होते हैं, और इसीलिए उनके गले पर भी निशान होते थे, इसीलिए उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी निशान होते थे। ये सब वो लगातार कर रहा था। लेकिन दिसंबर 2014 में जब उसी के परिवार की एक लड़की की लाश आती है और जब वो अपने हाथों से उसको दफनाता है, वो अपने हाथों से जिस अवस्था में उसको देखता है, तब उसके शायद आंखें खुल जाती हैं। वो भाग जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। ये बार बार ये सपने और सारी चीजें उसकी आंखों के सामने आती रहती हैं, वो परेशान होता रहता है, और इसीलिए वो आया है आपके पास, यानी कि एसपी को यहाँ पर पत्र लिखकर मांग करता है कि साहब इस मामले की आप जांच कर दीजिए। यदि ये जो राज है मेरे सीने में अगर दफन होकर रह गया तो ये कभी बाहर निकल कर नहीं आएगा। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि ये मेरी जान को खतरा पैदा कर दिया गया था, परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसीलिए उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये सब करने के लिए वो रुक गया था और अपने परिवार को
बचाने के लिए वो भाग जाता है साल 2014 में। 11 साल के बाद में वो वापस लौट कर आता है। अब चाहे उसको कुछ भी हो जाए, वो डरना नहीं चाहता, वो मरना नहीं चाहता, वो आगे इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो कम से कम उसकी जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए बहुत सारे लोग और भी हैं। अब एसएसपी इस पत्र को लेते हैं। उस पत्र को लेने के बाद आखिरकार ये जो मामला होता है उसको गंभीरता से लेते हैं। साथ ही साथ पत्र में ये लिखा हुआ था कि मैं इसमें किसी के भी नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो लोग हैं बड़े पावरफुल हैं और जब वक्त आएगा तो मैं उन सब लोगों के जो नाम है वो भी ले दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पुलिस की जांच होगी, जब पड़ताल होगी, जब जो कंकाल हैं जब ये मिलेंगे, उनके बाद जो उनका जो अंतिम संस्कार होगा उनके रीति रिवाज के हिसाब से, तब शायद वो चैन से सो पाएगा और उसे उसके बाद फिर आराम मिलेगा। अब इस तरीके की बातें होती हैं। यह 4 जुलाई 2025 के आधार पर जो बयान है वो दर्ज कर लिए जाते हैं और जैसे जो एफआईआर होती है और सोशल मीडिया पर जो ये मामला होता है बहुत तेजी के साथ में फैल जाता है। अब इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसके परिवार का ना पता चल जाए, ना कि इसके बारे में जो जानकारी किसी को ना पता चल जाए, इसीलिए उसको पूरी तरीके से ढक कर रखा जाता है। यानी कि उसके हाथ हो, पैर हो, यानी कि उसके शरीर का हर एक हिस्सा, बस आंखों के जो थोड़े से घोल होते हैं वो खुले होते हैं जिससे वो बाहर की चीजें देख सके, लेकिन बाहर का जो व्यक्ति है वो उसको ना देख सके और इसीलिए वो कोर्ट में जाता है। और 164 के बयान होते हैं जो पत्र में दिखाया गया था जज के सामने, इससे भी जो बड़ी बातें थी वो निकलकर सामने आती हैं और इसके बाद जो जज साहब होते हैं वो इस मामले में अपने तरफ से आदेश जारी कर देते हैं। इधर जज साहब भी आदेश जारी कर देते हैं और उधर 19 जुलाई की ये बात है, जो सामाजिक संगठन होते हैं यानी कि जो और विभिन्न संगठन होते हैं वो भी सामने मैदान में निकल कर आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी ये मांगे उठती रही थी, लेकिन इस बार ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ हाईलाइट हो जाता है। लगभग 8,800 पोस्ट कर दी जाती हैं और इसको रोकने के लिए सोशल मीडिया के ये मामले हैं, इसको बाकायदा हाई कोर्ट भी जाया गया था और कहा गया था कि इसको रोकिए, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसको थामने की कोशिश करिए, लेकिन कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश नहीं देता है और मामला लगातार हाईलाइट होता रहता है। उसके बाद कर्नाटक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सामने आना पड़ता है। वो पत्र लिखते हैं और बाकायदा कहते हैं कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो एसआईटी गठन के लिए डीजीपी रैंक का एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम प्रणब मोहंती बताया जाता है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए कि वो इस टीम को एसआईटी को लीड करेंगे। और इसके बाद 20 ईमानदार ऑफिसरों की टीम तैयार कर दी जाती है और जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें तमाम रैंक के लोग होते हैं। उनसे कहा जाता है कि इस मामले की बारीक से बारीक जांच कीजिए, हर एक पहलू को जानने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और इसके बाद 28 जुलाई 2025 को जो कि नकाब में है और उसको वहां पर लेके जाया जाता है। नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो लगभग वहां पर 13 ऐसी जगह को चिन्हित करता है। वो ऐसा दावा करता है कि मैंने ये जो 13 जगहें हैं, इन 13 जगहों पर अपने हाथों से सैकड़ों लाशें दफनाई हैं। बाकायदा वहां पर निशान लगा दिए जाते हैं और उससे बाकायदा पूछा जाता है कि कितने एरिया में तुमने जो लाशें हैं यहाँ पर दफनाया है, दबाया है। और बाकायदा उतने एरिया की वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है ताकि उस जगह की खुदाई हो सके। इसके लिए जैसे भी वहां पर मजदूरों का इंतजाम करा लिया जाता है और सबसे पहले खुदाई यह होती है 29 जुलाई 2025 के लगभग 12:30 बजे के आसपास। मेडिकल टीम होती है, फोरेंसिक टीम होती है, एसआईटी टीम और बड़ी संख्या में मजदूर, जेसीबी सब यहाँ पर उस स्थल पर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ मीडिया के कैमरे भी उस स्थल को देखने के लिए, उसको कवर करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो खुदाई शुरू होती है और उस दिन बेहिसाब बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ने के कारण ही मजदूर तो वो अपना काम करते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, क्योंकि जितना गड्ढा खोदते थे वहां पर उससे ज्यादा उसके अंदर पानी भर जाया करता था। लगभग 6 घंटे तक मशक्कत की गई, वहां पर खुदाई का काम चलता रहा। बस पहला ही स्थान चिन्हित किया गया था नंबर 1, उसको ही खोदा जाता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि पहला दिन था और बहुत ज्यादा काम वहां पर हो भी नहीं पाया था। अब आखिरकार पहले दिन खाली हाथ लौटकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन यानी कि 30 जुलाई 2025 को फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। 1 से लेके 5 साइट तक खुदाई होती है और जो वहां पर खुदाई हो रही थी तो वहां पर भी ज्यादा खुद खास मिलता नहीं है। हालांकि एक ब्लाउज वहां पर मिलता है और एक एटीएम कार्ड मिलता है उस जगह पर और एक पैन कार्ड मिलता है। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार ये पैन कार्ड किसका है। पैन कार्ड नेलमंगला एक जगह लगती है और वहां पर एक दबोस एक जगह पड़ती है और वहां की रहने वाली एक महिला होता है और जिसका नाम सिद्ध लक्ष्मा होता है, उसका ही एटीएम कार्ड होता है और उसका जो बेटा होता है जिसका नाम सुरेश बताया जाता है उसका वो पैन कार्ड होता है। अब पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, नेलमंगला के घर, और वहां जाने के बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। तो पता चलता है कि सुरेश की तो मौत हो चुकी है, लेकिन सुरेश इतनी दूर
उसका जो एटीएम कार्ड है और उसकी माँ का एटीएम कार्ड और सुरेश का पैन कार्ड ये आखिर इतनी दूर कैसे वो पूछे हैं। जब वहाँ पर पड़ताल होती है पता चलता है इसकी जो माँ है सिद्ध लक्ष्मा, दरअसल वो अभी जिंदा है, वो बीमार रहती है और वो कहती है कि 5 साल पहले उसका जो बेटा है वो वहाँ गया था और बेटे को शराब पीने की बहुत ज्यादा आदत थी। धर्म इस्तेलाह में उसको दर्शन भी करने थे और साथ ही साथ जो नदी थी उस नदी के अंदर वहां जाने के बाद में उसको स्नान भी करना था। और वहीं पर उसका जो बेटा है वो ये बताता है कि उसका जो एटीएम कार्ड है और जो पैन कार्ड है वो बताता है कि वहीं कहीं पर गिर जाते हैं। उसे तमाम ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन वो उसको नहीं मिल पाते हैं। आखिरकार साइट 2 पर ये जो ब्लाउज, एटीएम और पैन कार्ड मिलता है उसकी हकीकत भी निकलकर सामने आ जाती है। उसके बाद 31 जुलाई को फिर से जेसीबी मशीन और जितने भी लोग होते हैं वो सब साइट पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद 6 नंबर साइट की खुदाई शुरू हो जाती है। दरअसल जेसीबी का जो इस्तेमाल किया जा रहा था ऊपरी जो मिट्टी होती है, ऊपरी जो सतह होती है उसको खोदने के लिए किया जा रहा था। उसके बाद मजदूर अपने फावड़े से या उनके पास जो भी सामान होते हैं उससे वहां पर खुदाई शुरू की जा रही थी और उसके बाद पता चलता है कि वाकई सचमुच वहां पर कंकाल थे वो निकलने शुरू हो जाते हैं। लगभग मानव की 25 हड्डियां वहां पर निकल जाती हैं और जिसके अंदर जो जांघों की हड्डियां होती हैं वो भी निकल जाती हैं, 5 जबड़े होते हैं और इस तरीके से अब ये कहा जाता है कि जो फावड़े वगैरह का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं करेंगे, अब आप आराम से यहाँ पर खुदाई करो। वो हाथों से बड़े आराम से एक एक हड्डी को वहां से निकालते हैं और उसके बाद में जो फोरेंसिक टीम होती है उनके हवाले वो कर देते हैं। फोरेंसिक टीम वहाँ लैब में इसको भेज देती है कि आखिरकार ये जो कंकाल है ये किसके हैं, मामला क्या है, ये पुरुष के कंकाल है या फिर किसी महिला के कंकाल है या फिर किसी लड़की के कंकाल हैं। साथ ही साथ मौत का कारण भी पता चल जाएगा कि आखिरकार ये नेचुरल मौत है या फिर इसको मार दिया गया या फिर इसके साथ कोई और वजह हुई है। अभी लगभग 15 से 20 दिन में इसकी शायद रिपोर्ट भी आ जाएगी। और इसके अलावा जो टीम होती है फिर वो अगले दिन जाती है यानी कि 1 अगस्त 2025 को वो फिर से खुदाई करने के लिए टीम वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद 7 और 8 नंबर साइट पर ये लगातार वहां पर खुदाई होती रही थी लेकिन वहां पर खुदाई के बाद में पता चलता है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया है। अब ऐसी स्थिति में जब एक्सपर्ट लोगों से वहां पर बातचीत की जाती है, उनसे पता किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है इन शिकायत के आधार पर कितनी सच्चाई है या नहीं है, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये नदी का किनारा है और नदी के किनारा यहाँ पर होने की वजह से अभी बात लगभग 11 साल बाद तो वो खुद शिकायत कर रहा है और पिछले 19 साल से उसने ये काम किया था, साल 1995 से साल 2014 तक। अब इस बीच में जो लाशें थी, लाश तो गली गई होंगी पूरी तरीके से लेकिन जो हड्डियां हैं वो वहां पर नमी होने के कारण वो शायद हो सकता है कि जो हड्डियां हैं वो भी पूरी तरीके से गल गई होंगी और इसीलिए इस मामले की पूरी तरीके से जांच करना उच्च स्तरीय तरीके पर जरूरी है। हालांकि जितनी जगह पर खुदाई की गई है वहां पर सिर्फ 6 नंबर साइट पर ही कुछ कंकाल मिले हैं, बाकी साइटों पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है साथ ही साथ में साइट नंबर जो 9 है, साइट नंबर जो 10 है, 11, 12 और 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये नदी से थोड़ी दूरी स्थिति पर है। अब जो नदी का जो पानी है उसका जो असर है वो इस जगह पर नहीं वहां पर असर होता है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो अगर लाशें मिलेंगी वो सबसे ज्यादा यहीं पर दफनाई गई है, यहीं मिलेंगी। अब इसके बाद जो खुदाई होगी इसके बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है। साथ ही 2 अगस्त 2025 को भी जो वहां पर खुदाई की गई थी और पता ये चलता है कि 9 और 10 नंबर की जो साइट है वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है। अब सिर्फ जो बचा है वो 11, 12 और 13 यानी कि 3 साइट यहाँ पर बची हैं और 3 साइट का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इन्हीं बीच में जब शिकायतों का यहाँ पर दौर चल रहा था, जब एक महिला जिसका नाम सुजाता भट्ट होता है जो कि 15 जुलाई को एक शिकायत लेकर पहुंचती है जो सीबीआई में पूर्व स्टेनोग्राफर होते हैं कि उनकी बेटी मणिपाल से पढ़ाई कर रही थी मेडिकल की और वो साल 2003 में दर्शन करने के लिए जाती है, उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि उसने उस वक्त एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई थी लेकिन उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है और जिसकी वजह से काफी दिक्कतें और परेशानी होती है और फिलहाल उसने पत्र लिखकर कहा है कि उसकी जो बेटी है उसके जो अवशेष हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जाए, उनको पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उसकी जो बेटी है वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। और इसी बात का पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो अफवाहों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो चलने लगती हैं, सोशल मीडिया की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश भी की जाती है और दूसरी तरफ जो पुलिस होती है, पुलिस का जो अधिकारी होते हैं जो कि फिलहाल ITR एक्टिविस्ट होता है जो कि यार राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो लगातार नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि धर्म स्थल से जो शिकायतें हैं वो कर रहा था, ITR से वो मांग रहा था और जिसका नाम होता है अधिकारी का ग्रीस मुत्तूर नावर, वो लगातार यहाँ पर कह रहा है कि अभी तक जो लाश से यहाँ पर है उनके बारे में जानकारी
जानकारी है, जो भी इकट्ठा कर सकते हैं वो बताइए। उसने हर एक बार ITI मांगी, उससे कुछ भी सूचना उसको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हद तो तब हो जाती है जब नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो भी सब गायब कर दिए जाते हैं। और इसीलिए उसका दावा होता है अधिकारी का कि यहाँ पर 100-150 नहीं, लगभग 500 लाशें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसीलिए जब जब उसने शिकायत की है तब तक उसके ऊपर मानहानि का कोई केस उस पर ठोक दिया गया है। करोड़ों रुपए के जो केस है, नोटिस है, उसके ऊपर भेजे जा रहे हैं। उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। उसका फोटो जब सोशल मीडिया पर आता है तो कहा जाता है कि उसके पास नोटिसों का जो गट्ठर है वो आ चुका है। यानी कि जो भी लोग हैं वो इस कहानी के पीछे वो वाकई बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है। और इसकी सच्चाई के लिए वो जांच कराने की कोशिश करता है। और एक पूर्व DGP होते हैं, वो कहते हैं ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि इस मामले में न केवल अब तक इस मंदिर के आसपास की जांच है, यहाँ पर जांच की जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन है 1995 से लेकर, यानी कि उससे पहले से लेकर आज तक जो भी यहाँ पर तैनात रहा है, हर एक व्यक्ति से, हर एक अधिकारी से इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार उसका यहाँ पर क्या रोल रहा है। कि पहले भी शिकायतें जरूर यहाँ पर आती रही होंगी गायब होने की, गुमशुदा होने की, तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की थी, क्या नहीं की थी। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस मामले के अंदर ये सब पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे पता चलेगा कि इसमें कुछ जांच हो पाई है या नहीं हो पाई है। जैसा भी होगा हम सारी जानकारी आपको देंगे। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।